जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से घुसपैठ होती है, वहाँ से आर्म्स एम्यूनिशन आता है और ट्रकों में फिर लाया जाता है। पाल के रास्ते से भी कई बार आता है। ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि बांग्लादेश को भी यूज़ किया जाता है। ये अगर बॉडी स्कैनर लगाया जाए, एक लखनपुर में जहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, फुल ट्रक स्कैनर जिसको कहते हैं, उस पर पूरा हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी उसका देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस उसी तरीके से देते आ रही हैं जिस तरीके से पहले दिया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है आतंकियों के खेमे में दिखती है, इसलिए वो नए नए तरीके या नए नए हथकंडे अपनाते हैं कि किस तरीके से जो है शांति को भंग किया जाए। चाहे वो तरीका ड्रोन के ज़रिए हिंदुस्तान में हथियार पहुंचाने का हो, चाहे ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर नशे का सामान पहुंचाना हो, नए नए तरीके उनकी तरफ से अपनाए जाते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको हमेशा मुंह तोड़ जवाब देती है। कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए फॉर्मर डीजीपी कुलदीप हुड्डा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में आए दिन देखने को मिलता है दूसरे तीसरे दिन कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर जारी है। क्यों नहीं फुल बॉडी स्कैनर जो है वो यहाँ पर लगाया जाता? क्योंकि ये इनिशिएटिव आपके द्वारा लिया गया था कि लखनपुर की बात करें, लोअर मुंडा वैली की बात कर लें, 2-3 जगह पर ये लगाया जाए। क्या लगता है, क्या सरकार की इंटेंशन है, क्यों अभी तक लगाए नहीं जा रहे? देखिए, जो फुल बॉडी स्कैनर है ये बाहर से आता है, इंडिया में नहीं बनता है। इसलिए हमने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड प्लेस की थी 2008 में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मान गई थी और उन्होंने कुछ पैसा भी अलॉट किया। और जब हमने टेंडर फ्लोट किए, उसमें टेंडर में रिस्पांस भी आ गया और टेंडरों में जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी कुछ, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वगैरह, उन्होंने भी टेंडर दिया। और जब हमने इंक्वायरी उसमें फर्दर डीप गए, हमें पता चला कि इनमें कोई मैन्युफैक्चरर नहीं था या मैन्युफैक्चरर का कोई सब्सिडरी नहीं था। ये सब बाहर से लाके हमें देने वाले थे और अपना कमीशन लेने वाले थे। बीच में एज ए थर्ड पार्टी वो अपने बन जाते और थर्ड पार्टी के तौर पे वो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट करके हमें फिर देना था। तो जब हमने डायरेक्टली एक इंक्वायरी की इनफॉर्मली कि एक्चुअली कॉस्ट इसका कितना है, तो पता चला कि अगर हम डायरेक्टली बाहर से लाएंगे तो हमें लगभग आधे कॉस्ट में पड़ेगा। इसकी कॉस्ट जो थी करोड़ों में थी लगभग। उन दिनों पहले कोई 7-8 करोड़ की आई, फिर बढ़ते बढ़ते जो टाइम गुजरता गया, जब 2012 तक में था, तब तक कॉस्ट लगभग 12-13 करोड़ तक पहुंच गया था। आजकल उससे भी ज़्यादा होगा जी। तो जब ये पोजीशन आई, तब हमने ये सोचा कि एमएचए को हम लिखें कि इसमें बाज़ाब्ता चूँकि इम्पोर्ट करना है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ले ले तो हमें सस्ता मिलेगा। तो हमने उनको रेफ़र किया जी। तो उन्होंने फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये लिख लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप प्रोक्योर कर लीजिए, क्योंकि वो आर्म्स एम्यूनिशन और बाकी चीज़ें भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जबकि हम स्टेट लेवल पे डायरेक्टली नहीं करते थे जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उस पर टाइम लगा, मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी। जब 2-3 साल तक हमने फॉलो किया और तब तक नहीं आया। उसके बाद भी हालत ये है कि जब इसकी बहुत ज़रूरत है, अभी तक नहीं आया था। हमने ये कहा था कि चूँकि यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर से यहाँ जो हमारे जम्मू एरिया में पड़ता है, कठुआ सांबा जम्मू में, और उसके अलावा पंजाब में, ख़ासतौर पर गुरदासपुर रीजन में जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ से घुसपैठ होती है, वहाँ से आर्म्स एम्यूनिशन आता है और ट्रकों में फिर लाया जाता है। और ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि नेपाल के रास्ते से भी कई बार आता है। ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि बांग्लादेश को भी यूज़ किया जाता है। इसलिए हमने सोचा था कि 3 जगह पे ये अगर बॉडी स्कैनर लगाया जाए, एक लखनपुर में जहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, फुल ट्रक स्कैनर जिसको कहते हैं, उस पर पूरा हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी उसका देखा था। उसमें पूरा अगर आर्म्स एम्यूनिशन कहीं पे ट्रक में हाइड भी किया हुआ गया हो, वो बिल्कुल क्लियरली दिखता है स्क्रीन पे। और दूसरा हमने कहा था जवाहर टनल पे लगा ले, और थर्ड हमने कहा था लोअर मुंडा पे लगा ले। तो ये 3 पॉइंट्स उसमें आइडेंटिफाई किए थे और कहा था हमने कि कम से कम पहले तो 1 ला के दो, ताकि लखनपुर में कम से कम लगा ले। तो उसके बाद ये ड्रैग ही हुआ, अभी तक ड्रैग हो रहा, अभी तक आ नहीं रहा है।
क्या दोबारा से प्रयास भी नहीं किया गया कि इस सोच पे द्वारा विचार किया जाए? देखिए, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, J&K पुलिस तो परस्यू कर रही है इसको, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता है। और अगर आपके माध्यम से ये प्रोजेक्ट होगा सही तौर पे, मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को भी एहसास होगा कि इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, उसको लाना चाहिए, लगाना चाहिए। इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं, हमारे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, और पिछले 30 साल से मिलिटेंसी भी जारी है, उसमें भी बहुत नुकसान हो रहा है। 5000 से ज़्यादा हमारे आर्मी पुलिस के जवान मारे गए हैं, और सिविलियंस भी आपको पता ही है, तादाद तो काफ़ी सारी है, और मिलिटेंट तो खैर है ही है, वो तो मरने के लिए आते हैं। लेकिन जो ये इतना नुकसान हो रहा है हमें, उसके मुकाबले में अगर ये खर्चा देखा जाए, ये कुछ नहीं है। ह्यूमन लाइफ को पैसे के खर्चे से नहीं तोला जा सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरत है कि 3 स्कैनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्जेंट बेसिस पे इंपोर्ट करे और J&K पुलिस को ये हवाले कर ले यहाँ पे, ताकि इसमें एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में काफ़ी मदद मिले। तो काफ़ी मदद उससे ज़रूर मिलेगी। जिस तरीके से मैंने शुरुआती वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि अब जो आतंकवादी हैं वो नए-नए तरीके अपना रहे हैं, उनके हथकंडे जो हैं वो नए तरीके से वो अपना रहे हैं। सर, ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर हथियार भेजने की कोशिश, या फिर यहाँ की जो यूथ है उनमें नशा की तरफ भेजने की कोशिश, कभी ड्रोन के ज़रिए नशे का सामान फेंकने के प्रयास किए जाते हैं, कभी हथियार फेंकने के प्रयास किए जाते हैं। आपको लगता है कि अब आतंकवादी जो हैं वो नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर हथियार कैसे पहुँचाया जाए? जिस तरीके से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर आतंकवादियों को आए दिन मार गिराती है, क्या लगता है कि उनके पास हथियारों की कमी है, जो नए प्रयास किए जा रहे हैं हथियार पहुँचाने के? देखिए, जो इस्लामिक टेररिज्म है, पाकिस्तान तो उसका हिस्सा है, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा सीरिया, इराक, जहाँ पे ये ISIS ऑपरेट कर रही थी या अभी भी है, या बाकी जो अलकायदा था वो भी लगभग ख़त्म हो गया। लेकिन इनका एक मोडस ऑपरेंडी जो रहा है सबका, चाहे वो LET हो, अलकायदा हो, ISIS हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन भी जो हो, जो हिजबुल मुजाहिदीन चीज़ मोहम्मद यूसुफ शाह उसका असली नाम है जी, तो अब लक़ब के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, वो भी इस कार्टेल में शामिल हैं। इनका एक मोडस ऑपरेंडी ये है कि ड्रग ट्रेड के ज़रिए पैसा जनरेट कर लो, राइट, और वो पैसा सप्लीमेंट होता है ISI से, पाकिस्तान के ISI से, और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से और आर्मी से भी। ये ड्रग ट्रेड का पैसा, सरकारी पैसा पाकिस्तान का, ISI का पैसा, ये सब मिला के ये टेररिज्म चला रहे हैं इंडिया में। तो ये ड्रग ट्रेड इसका एक जुज़ है, ये अलग से नहीं है, कोई अलग का ये गैंग नहीं है, ये इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये इसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पैसा जनरेट का एक तरीका है इनका। ये यहाँ पर ड्रग भी बेचते हैं, चाहे ड्रोन के ज़रिए बेच दो, चाहे स्मगलिंग करके भेजें, वो ड्रग के ज़रिए जो उनको पैसा आता है वो भी इसी में सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ में, टेरर एक्टिविटीज़ में उसको इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। और इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ड्रोन तो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ जो है, हमने काउंटर कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है। काफ़ी ड्रोन पकड़े भी गए, गिराए भी गए, लेकिन ये बाज नहीं आते पाकिस्तान वाले। इसके लिए बहुत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो बिद्दत है टेररिज्म की पिछले 30 साल से चल रही है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो होनी चाहिए। ऑपरेशन बड़े अच्छे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर पे कश्मीर में, उसमें चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे पुलिस हो, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और बड़े हाई स्केल के ऑपरेशन रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जब तक जो जड़ है टेररिज्म की वो पाकिस्तान में है, जब तक उस जड़ को ख़त्म नहीं किया जाए ये चालू रहेगा। इसलिए बड़ा ज़रूरी है, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी उड़ी में, या बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी, उस टाइप की स्ट्राइक्स करना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो वहाँ पे LET के बेसिस है पाकिस्तान में, चाहे जैश के बेसिस है पाकिस्तान में। ये जैश का मॉडल था जो अभी ट्रक में मारा गया नगरोटा में एनकाउंटर में। तो इनके जो इनके फंक्शनरीज़ हैं, इनके टॉप आदमी जो हैं, चाहे वो हाफिज़ सईद हैं, चाहे वो असद मजहूर हैं, मसूद अज़हर हैं, तो इनको जब तक टारगेट नहीं किया जाए, दाऊद इब्राहिम भी है वहीं पे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ भी वहीं पे है, तो ये सब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ज़रिए इनको पाला जा रहा है। और साथ साथ में अब ये भी आपने देखा होगा कि वो प्रो खालिस्तान फोर्सेस को भी अब एक्टिवेट करना चाहते हैं जी। जो ननकाना साहब का रास्ता खुला, उसके ज़रिए उनका एक बहुत बड़ा प्लान है कि खालिस्तान जो एक्टिविस्ट है, जो वहाँ पे अभी भी खालिस्तान के टेररिस्ट है जो पाकिस्तान में हैं,
या कनाडा में हैं उनको एक्टिवेट किया जाए और हिंदुस्तान के लिए परेशानी की जाए। इसलिए जब तक पाकिस्तान को इस सूरत में न ला जाए कि वो नाकाबिल हो जाए, कि वो डिसेबल हो जाए और उनके लिए ये एक बहुत कॉस्टली प्रपोजिशन बन जाए कि वो टेररिज्म चलाने के लिए उनको ये एक सबक मिले कि हम वो नहीं चला सकते टेररिज्म हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, तब तक टेररिज्म हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ चाहे वो जो वो अलकायदा के ये जो एलईटी के टेररिस्ट भेजते हैं या जैश के टेररिस्ट या खालिस्तानी टेररिस्ट भेजते हैं, ये चालू रहेगा। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ज़्यादातर हमने देखा है कि जो मिलिटेंट्स अंदर आते हैं, हीरानगर, कठुआ, सांबा, इस तरफ से वो लगातार अंदर आ रहे हैं और हमने पहले भी जिक्र किया, क्या हथियारों की कमी श्रीनगर में कम हो गई है? क्योंकि अभी जो बनटोल में हुआ वहाँ पर देखा कि जिस तरीके से चारों मिलिटेंट को मार गिराया, उनके पास हथियार काफ़ी मात्रा में मिले। और क्या करना चाहिए ख़ास तौर पर इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो ड्रोन का मामला हो, उनको कैसे डील किया जाए, और जो इस तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश लगातार जारी है और हथियार श्रीनगर पहुंचाने की जो जद्दोजहद उनकी लगी है वो भी जारी है, क्या करना चाहिए इस टाइम पर सिक्योरिटी फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस को? देखिए, ये जो नगरोटा का ऑपरेशन था इसमें 11 AK राइफल्स मिली, पिस्टल मिले, RDX मिला, हैंड ग्रेनेड्स मिले, तो काफ़ी मात्रा में हथियार मिले इसमें। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस टाइप की कार्रवाई पहले भी हुई है, उसमें टनल का यूज़ भी हुआ जी, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, अंडरग्राउंड टनल जी। तो टनल का ये 10वीं बार लगभग इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने टेररिस्ट घुसाने के लिए टनल का। तो इसमें एक बहुत ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे LOC को मैनेज किया जाता है, जो पुंछ राजौरी या कश्मीर का पूरा एरिया है पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है हमारा, उस पे जो हमने डिप्लॉयमेंट की है, जिस डेंसिटी से डिप्लॉयमेंट वहाँ पे की है, या जो गैजेट्स वहाँ पे दिए गए हैं, चाहे वो नाइट विजन डिवाइसेस है, चाहे वो इंफ्रारेड कैमरास हैं जिसमें रात को अगर टेररिस्ट घुसे उसकी मूवमेंट दिखाई देती है अंधेरे में भी, और बाकी जो टेक्निकल गैजेट्स दिए गए हैं उस LOC की मैनेजमेंट के लिए ताकि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन ना हो, उस टाइप का इक्विपमेंट BSF को भी मिलना चाहिए, उस टाइप का मैन पावर BSF को भी मिलना चाहिए। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और जो मेरे टाइम जब मैं DG था तो तब मुझे भी ये मतलब इसका ज़ाती इल्म था कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो डिप्लॉयमेंट है उसकी डेंसिटी LOC के मुकाबले में बहुत कम है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि LOC का जो टेरेन है वो हिली टेरेन है, यहाँ पे ज़्यादा प्लेन टेरेन है, लेकिन इसमें भी रेवाइंस है, रिवर्स हैं जिसकी जहाँ पे फेंसिंग नहीं टिकती है और जहाँ फेंसिंग पानी के बहाव के साथ खासतौर पर मानसून में ख़त्म हो जाती, गिर जाती है, और फॉरेस्ट एरियाज़ भी हैं। ये ज़रूर है कि LOC का टेरेन IB इंटरनेशनल बॉर्डर के मुकाबले में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी जो डेंसिटी होनी चाहिए हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट की BSF की इस इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये लेते हैं और उसका फ़ायदा लेते हुए घुसपैठ करते हैं। इसी तरह ये अंडरग्राउंड टनल जो बनाई गई थी ये 150 मीटर लगभग थी जी, और इन डेप्थ हमारी डिप्लॉयमेंट नहीं है, तो BSF फर्स्ट ईयर डिप्लॉयमेंट में है, इसमें सेकंड ईयर डिप्लॉयमेंट बड़ा ज़रूरी है। सेकंड ईयर डिप्लॉयमेंट जनरली होनी चाहिए BSF की या आर्मी की। आर्मी की पहले थोड़ी बहुत होती थी लेकिन अब बहुत कम है। और थर्ड डिप्लॉयमेंट जो हमने किया था एनविसेज, जो नॉन फंक्शनल अब हो गया है और पहले कुछ साल वो एक्टिव रहा, जो बॉर्डर पुलिस हमने सैंक्शन करवाया था। बॉर्डर पुलिस में काफ़ी सैंक्शन हुए थे और बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए जो हमारे वहाँ पे MHA में हमारे ख़ास तौर पे सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं, सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, उनको फंड्स भी मिलते हैं और उनको फंड्स को यूटिलाइज़ किया था बॉर्डर में डेवलपमेंट के लिए, ताकि बॉर्डर में जो टेरेन हो, मूवमेंट हो फोर्सेस की, वो ज़्यादा आसान बने और लोग जो वहाँ रहते हैं उनकी मूवमेंट को भी फैसिलिटेशन मिलेगी। लेकिन जो बॉर्डर पुलिस है उनको हमने एज थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में एक्टिवेट किया था और उनके पोस्ट भी बनाए थे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पोस्ट हटाए गए हैं, वो मैन पावर कहीं और यूज़ हो रहा है। ये बात ज़रूर है कि मैन पावर की कमी हमेशा रहती है जी, लेकिन एक जगह की मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए दूसरी जगह की मैन पावर जो ऑलरेडी कम है वहाँ पे उसको उठा के इधर शिफ्ट करना वो भी ठीक नहीं है। कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। वो अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। इसमें ज़रूरत ये है कि
अगर इंटरनल डिप्लॉयमेंट में आपको कमी हो रही है उसके लिए आप और सेंक्शन करवा लें, और फोर्स MHA काफ़ी लिबरल है इन चीज़ों में और वो ज़रूर करेगी। IR बटालियंस इतने क्रिएट किए गए और IR बटालियन और भी क्रिएट हो सकती हैं, तो इसमें इस टाइप की मैनेजमेंट करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ख़ासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे बॉर्डर पुलिस को एक्टिवेट किया जाए और LOC एरिया में भी बॉर्डर पुलिस को दोबारा एक्टिवेट किया जाए। अगर उसमें भी कोई कमी है फोर्स की, उसको भी सप्लीमेंट किया जाए और सेंक्शन करवाए और उनको बाज़ाब्ता एस्टेब्लिश कर ले। उससे क्या होगा, उससे ये टनल, जैसे इनमें टनल खोद के ये घुस गए जी, अंदर, उनको रुकावट रहेगी। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो MHA ने J&K गवर्नमेंट के साथ मिलके करने बड़े ज़रूरी हैं। सर आपसे एक जाते जाते आखिरी सवाल पूछेंगे। आपको लगता है जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र किया, हीरानगर, कठुआ, सांबा, जहाँ से पिछले कुछ देखने को मिला है, ये इनके सिलेक्टिव रूट्स बन गए हैं? और अगर ये पता है सिक्योरिटी फोर्सेस को या जम्मू कश्मीर पुलिस को कि पिछले कुछ सालों की बात करें, ये सिलेक्टिव रूट्स बन चुके हैं, इस पर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस जगह पर? देखिए, एक लाजमी बात यह है कि मिलिटेंट वहाँ से घुसने की कोशिश करेगा जहाँ उसको लगे कि मेरा सबसे आसान तरीके से काम हो सकता है। जी, चाहे अगर आप पूरे LOC और IB को देखें तो वो चुनेगा कि किस एरिया से मेरा सेफ रहेगा और मैं किस एरिया से जाऊं ताकि उसको जान की नुकसान ना पहुंचे और वो अपना काम भी आराम से कर सके। जी, विंटर के महीनों में जो LOC का एरिया है वो जनरली स्नो क्लैड हो जाता है, बिल्कुल वहाँ से घुसपैठ करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए विंटर मंथ्स में कोशिश उनकी रहती है कि वो IB से इन्फिल्ट्रेट करें। एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि IB का एरिया प्लेन है, जितना टाइम इनको प्लेन एरिया क्रॉस करने में लगेगा उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको हिली एरिया क्रॉस करने में। तो यहाँ अगर थोड़ी भी चूक हुई या थोड़ी भी उतनी वहाँ पे किसी जगह मैन पावर ना डिप्लॉय हो तो उसका फ़ायदा लेके वो एकदम घुस सकते हैं प्लेन एरिया में। तीसरा ये पॉइंट इसमें ये है कि यहाँ पे काफ़ी जगहों पे इंटरनेशनल बॉर्डर से हाईवे जो है, जो पठानकोट जम्मू हाईवे है, वो 8, 10, 12 किलोमीटर के आसपास ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल। और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। जैसे इसमें भी उनने ट्रक लाई थी, उनको सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर आना पड़ा, ज़्यादा नहीं आना पड़ा। और ट्रक यहाँ पे तैयार थी, ट्रक में बोर्ड करके आगे चले गए। तो ये 3 इनके एडवांटेजेस हैं घुसपैठ करने के लिए IB के थ्रू। इसलिए बड़े ज़रूरी हैं कि हम इसको रोकने के लिए जो हमने अभी डिस्कस किए इक़दाम, वो बड़े ज़रूरी करने हैं और तभी ये चीज़ें रुक सकती हैं। तो फुल बॉडी स्कैनर को लेकर हमने बात की, जो इनिशिएटिव इनके द्वारा लिया गया था 2008 में, और उसको थोड़ा सा प्रोसेस को डिले करते करते अभी तक 2020 आ चुका है। अभी भी मांग यही है कि फुल बॉडी स्कैनर यहाँ पर लगने चाहिए, जिससे ये जो घुसपैठिए घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं इनको उनके अंजाम तक पहले ही पहुँचा दिया जाए, रोका जाए। बहुत से मुद्दों को लेकर हमने बात की आज हमने फॉर्मर DGP साहब से, और काफ़ी क्लियर कट इन्होंने बताया कि क्या इस समय हालात है और किस तरीके से जो डील किया जा रहा है। तमाम खरोली जुड़ रहे वॉइसेस के साथ, राहुल खत्री, वॉइसेस के लिए।